मैं ऐसी महफिलों में बैठा हूँ जिसमें कुछ सियासी अफराद ये कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियर एसेट हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात सुनते हुए कि हमारे पाकिस्तानी ये बात कहें कि जी न्यूक्लियर एसिड लायबिलिटी बन गया है। बट डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, एक ये आर्गूमेंट है, बहुत सारे हलकों की तरफ से ये बात भी की जाती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा स्टैंस है वो बेसिकली एक रिएक्शन है। जब 1974 में इंडिया ने वो स्माइलिंग बुद्धा वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्टिवेट किया, और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में वो एक्सप्लोजन्स किए गए यहाँ पे, तो वो भी इंडिया के धमाकों के जवाब रिएक्शन में थे। एक तो ये कि क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है, और अगर ये आर्गुमेंट दुरुस्त है तो फिर एज द इनिशिएटर ऑफ दिस न्यूक्लियर वॉर, दिस न्यूक्लियर रिजीम इन साउथ एशिया हम नहीं है, तो इंडिया पे वो प्रेशर क्यों नहीं डाला देखो जाता? और ये कंट्रडिक्शन है वेस्टर्न थॉट के आजकल, है ना, जिसकी वजह से मुसलमान अपने आप को ये समझता है कि उसके ऊपर तासुब किया जा रहा है। इंडिया ने 74 में जो किया तो इंडिया कहता रहा हमने पीसफुल एक्सप्लोजन किया। कोई पीसफुल एक्सप्लोजन भी होता है? हमने पीसफुल एक्सप्लोजन किया और दुनिया उसको मानती रही। यानी इंडिया ने जब दोबारा एक्सप्लोजन किए 99 में, है ना, तब उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर पावर है, वरना वो जो पहला एसेट था उसको 24 साल 25 साल उन्होंने, दुनिया ने कहा कि ये पीसफुल है। कोई पीसफुल भी हो सकता है ना। तो एक तो तासुब हो, फिर दूसरे देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, देखिए बड़ी अच्छी बात कि अहमदीनेजाद साहब ने और ईरान की हुकूमत ने ये कहा कि हम मुसलमान हैं, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसा हथियार अनलीश करें जो मासूमों को कत्लेआम करे और इतने बड़े पैमाने पर करे, है ना। तो एज अ प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, और जरदारी साहब हिंदुस्तान में एक बात कह भी चुके हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ द न्यूक्लियर बम। डॉक्टर साहब, इस पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर से ख़त्म होने वाली इस पाबंदी के हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू सियासतनामा। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ऊपर से ख़त्म होने वाली पाबंदी के हवाले से और उसके मुमकिन असरात के हवाले से। मेरे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की इस हाउस अरेस्ट के जो पाबंदी उनके ऊपर ख़त्म की गई है, और वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वेस्ट की तरफ से कोई और मज़ीद प्रेशर डाला जाएगा? देखिए, ये मामला एक कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा ज़रूर, है ना। मैं अब्दुल कदीर खान साहब की पर्सनालिटी से वाकिफ़ हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 83 से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, लिहाजा मैं उनको ज़रूर पहचानता हूँ, शायद वो मुझे ना पहचाने। और 83 में मैं ये समझता था कि भुट्टो साहब ने एक फसाड रखा था न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो फसाड जो था वो था प्लूटोनियम एनरिचमेंट का, है ना, कि प्लूटोनियम जो बाय प्रोडक्ट है हमारे कानूब के रिएक्टर्स वगैरह की, कि रीप्रोसेसिंग प्लूटोनियम की करते हैं, तो वो एक ज़रिया है। प्लूटोनियम इज़ U-239, यानी P-239 उसके आइसोटोप्स इतने होते हैं। और ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये एक साइंटिफिक सी बात है कि U-238 पाकिस्तान में बहुत अवेलेबल है। अच्छा, U-238 को एनरिच जब करते हैं तो उसमें U-235 जो एक्चुअल यूरेनियम है, जो फिशनेबल है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बनाकर, और सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो U-235 है ये ऊपर चला जाता है या एक तरफ हो जाता है, फिर उसको दूसरे सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, फिर और करते हैं, फिर तीसरे में डालते हैं। तो इस तरह से सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज हैं जो इसको एनरिच करते रहते हैं। फिर आपके पास U-235 80 या 90% कोई मकदार है, 90% जब हो या 95% हो तो इट इज़ बॉम्ब मटीरियल। और थोड़ा एनरिचमेंट ज़रूरी है, अबाउट 30% एनरिचमेंट ज़रूरी है फॉर इट टू बी यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी जो यूरेनियम यूज़ होता है वो और नहीं होता, वो एनरिच यूरेनियम है। तो ईरान जो क्लेम करता है वो यही कहता है कि हम इसको अपने फ्यूल के तौर पर हम इसको एनरिच करेंगे, और हम जब 90% के ऊपर जाते हैं तो वो बम बनता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैं ये समझता था कि ये प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग कर रहा है पाकिस्तान। तो कदीर ख़ान साहब ने मुझको ये बताया एक रात को खाने पर,
इनके घर पे, तो इन्होंने ये बताया कि नहीं हम इनरिच कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक साइंटिफिक अमेरिकन एक रिसाला है जिसके अंदर ये मज़ामीन छपते थे, तो मैं कुछ वाकिफ़ था सेंट्रीफ्यूजेस से। एक फ्रेंच कंपनी थी, वो सेंट्रीफ्यूजेस बनाती थी। तो जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो वो बहुत और ओपन हो गए। उस ज़माने में एक ब्रिगेडियर साहब थे जो इनके सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे, और बहुत ही नफीस आदमी हैं अब्दुल कदीर ख़ान साहब भी। तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ वो राज बताए जो मैं समझता था कि बहुत बड़े राज हैं, और 8, 9, 10 साल मैंने किसी अपने घर में भी किसी से उन बातों का जिक्र नहीं किया, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कैसे कितने अहम राज हैं। जब आप कर देते तो आज आप मिसिंग पर्सन्स में होते। मुमकिन है, क्योंकि मैंने खैर मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक साहब से मैंने इस बात का जिक्र किया, और उन साहब ने वो बड़ी अहम सियासी शख्सियत हैं और बड़े प्रो पाकिस्तान आदमी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको इस वजह से, उस ज़माने में मैं अमेरिका में पढ़ता था, तो मुझसे उन्होंने ये कहा कि तुमको इसलिए बताया जा रहा है कि तुम अमेरिका में जाकर ये राज फाश कर दो। तो मैं उनका तजिया गलत समझा। खैर मैं उसको राज समझ रहा, मैं अपने दोस्तों से जिक्र नहीं किया इस बात का। मगर एक किताब छपी है डिसेप्शन अमेरिका में, बड़ी एक्यूरेट है, यानी इस हवाले से कि पाकिस्तान के बम के लिए क्या क्या पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ी और कहाँ हासिल हुआ। अलबत्ता उस किताब का भी बैकग्राउंड वही है कि इन्होंने चोरी की, विच इज़ रॉन्ग, है ना। मतलब मिसाल के तौर पर देखिए, अगर मैं बारूद बनाऊंगा तो बारूद का केमिकल कहीं से लूँगा, कोई चीज़ कहीं से लूँगा, और कोई नहीं दे रहा होगा तो मैं उसको किसी और ज़रिए से लूँगा। इसके अंदर जो असल इल्ज़ाम आया ना कदीर ख़ान साहब के ऊपर, वो ये आया, 2-3 इल्ज़ाम आए जिसका आपके प्रोग्राम के अंदर जिक्र हो जाए, क्योंकि अब ये इन चीज़ों का जिक्र होगा। 2-3 इल्ज़ाम आए। एक तो इल्ज़ाम इनके ऊपर ये आया कि ये मुख्तलिफ ब्लैक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जाती रहीं। अच्छा, अगर आप उस 90s के दौर की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े प्रेशर्स थे। पाकिस्तान की मईशत ख़राब थी, है ना, पाकिस्तान के ऊपर IMF और सबके प्रेशर्स बहुत थे। तो उस ज़माने में एक फ़लसफ़ा चला जो फ़ौजी सर्कल्स में भी गया होगा कि भाई हमारे पास एक असासा है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, अगर हम मुसलमान ममालिक के साथ इस टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करेंगे तो हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होंगे। तो ये डिस्कशन मैंने सुने हैं, है ना। अच्छा, इसको किसी हद तक गया, किसी को हमने बम बनाने में मदद नहीं की, मगर जो लीगल राइट है नेशंस का टू एनरिच यूरेनियम, ये इंटरनेशनल अकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि हम बम नहीं बना रहे हैं, हम यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, तो और हमारा लीगल राइट है ना। तो वही उस लिमिटेशंस के अंदर पाकिस्तान से शायद इन चीज़ों की कुछ एक्सचेंज हुई हो, जो लीबिया के साथ हुई हो। लीबिया पराई स्टेट थी, वो भी एक्सेस ऑफ इविल के अंदर था, रोग स्टेट्स में शुमार था। तो इस माना करके पाकिस्तान के ऊपर और अब्दुल कदीर ख़ान साहब के ऊपर एक तो ये इल्ज़ाम है। दूसरे इल्ज़ाम कुछ हुकूमत ने, यानी मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने अब्दुल कदीर ख़ान साहब से हाथ धोने के लिए ये भी कहा कि जी इनका प्राइवेट ब्लैक मार्केट नेटवर्क है, पूरा कदीर खान नेटवर्क है, एंड दे वॉश देयर हैंड्स। हालांकि ये हो नहीं सकता। अगर आप किताबें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ एक्सचेंज हुई हैं जो C-130 लेकर गए हैं और लाए हैं। यानी मिसाल के तौर पर कुछ टेक्नोलॉजी हमारी कोरिया के साथ एक्सचेंज हुआ, जो मैंने पढ़ा है ना। मुमकिन है सही हो गलत हो, मैं तो वो तजिया बता रहा हूँ आपको जो दुनिया में आज मशहूर है। अच्छा, हमारी ज़रूरत थी कोरियन मिसाइल टेक्नोलॉजी की, है ना, और कोरिया को ज़रूरत थी एनरिचमेंट की, नॉट फॉर बम्स बट फॉर इवन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। यानी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एनरिचमेंट इज़ फॉर एनर्जी फर्स्ट एंड देन फॉर बम्स लेटर, बट द सेम टेक्नोलॉजी कैन बी अपग्रेडेड। और ये पाकिस्तान ने जो PT4 या PC1, 2, 3 करके टर्बाइंस की क्लासिफिकेशन है दुनिया के अंदर के, जी ये ओरिजिनल है, फर्स्ट है जो हमने बनाया, फिर उसको डेवलप किया, हम 2 पर पहुँचे, फिर हम 3 पर पहुँचे, तो उसको वो ट्रेस करते हैं कि, और ये सारे इंडिजिनस है। ये अब्दुल कदीर ख़ान साहब की महारत है। कदीर ख़ान साहब बम बनाने वाले नहीं हैं, जस्ट मेक अ डिफरेंशिएशन। ये यूरेनियम एनरिचमेंट करके वो बम की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इन्होंने पैदा किया। बम बनाने वाले जो हैं एक्चुअल जो एक्चुअल बम बनाया जाता है, तो बम बनाने के लिए एक तो सुपर कंप्यूटर से वो एसेस करते हैं, दूसरे बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 बीच में एनरिच रखा जाता है और उसके चारों तरफ एक्सप्लोजिव प्लेट्स लगाई जाती हैं। अच्छा, जब वो एक्सप्लोड करती हैं तो ये इम्प्लोड होती है चीज़, यानी अंदर को बहुत प्रेशर से जाता है, फिर यूरेनियम 235 एक फिशन करता है, यानी वो बर्स्ट करना शुरू करता है और उससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। मगर पहले ये इम्प्लोजन होगा और उसके बाद वो एक्सप्लोजन होगा। तो ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमें अगर गाइड किया तो चाइना ने गाइड किया, बाहर सूरत हमने खुद डेवलप किया या चाइना ने गाइड किया। मेरा ख्याल ये